अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। न्यूज़ रोज़ाना चैनल पुणे में आपका इस्तकबाल। यूनिफॉर्म सिविल कोड के विषय पर चर्चा करने के लिए आयोजित इस चर्चा सत्र में मौजूद और क्रिश्चियन कम्युनिटी के एक लीडिंग फिगर थॉमस डाबरे साहब, दिल्ली से पधारे दलित राइट्स के ऊपर काम करने वाले हमारे साथी अशोक भारती जी, विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करने वाली हैदराबाद से हमारी बहन खालिदा परवीन जी, राहुल डाम्बाले एनसीएम के संयोजक, कारी इदरीस साहब, जुबैर मेमन, जाहिद भाई, यहाँ पे मौजूद सभी कम्युनिटी के लीडिंग फिगर्स, दोस्तों, बहनों और भाइयों, हम यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। लेकिन मेजॉरिटी लोगों का कहना है कि अभी तक यूसीसी का ड्राफ्ट आया नहीं है। यूसीसी का ड्राफ्ट हमारे फेवर में होगा, हमारे आधे फेवर में होगा या हमारे पूरे खिलाफ होगा, अभी तक हमको पता नहीं है। तो हमारा रिएक्शन भी थोड़ा सा प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। हमें सबसे पहले ड्राफ्ट का इंतजार करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा सभी सरकारों के बारे में है कि जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है, और बीजेपी की सरकार की जब जब रेटिंग गिरती है, बीजेपी की सरकार की जब जब लोकप्रियता गिरती है, तब तक एक विवादास्पद मुद्दा लेकर के सामने आती है। आपने देखा होगा कि कर्नाटक में इनकी कितनी बुरी हार हुई। गिने चुने राज्यों में इनकी सरकार है, कई जगहों पर इनके चोर दरवाजे से लाई हुई सरकार है। अगले साल चुनाव आने वाला है तो यूसीसी का मुद्दा लेकर के आए हुए हैं। 2018 में एक लॉ कमीशन बना था, उसने यूसीसी पे बहुत बड़ा डेलिब्रेशन किया, पूरे देश में चर्चा किया, और चर्चा के उपरांत लॉ कमीशन ने पाया कि यूसीसी इस देश में फिजिबल नहीं है, ना फिजिबल है और ना वर्केबल है। तो 4-5 साल में कौन सी बड़ी जरूरत टूट पड़ी, कौन सा सिचुएशन तैयार हो गया कि आज यूसीसी पे चर्चा किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि आजकल बहुत सोच समझ करके बात करने की ज़रूरत है। कोई भी विषय हमारे पास आता है तो सबसे पहले लीगल, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल और इंटरनेशनल जो कसौटियां हैं, उस पे इन सारी चीज़ों को परखने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम लीगल कसौटी पे आते हैं। हमारे कानून में फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के 2 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है फंडामेंटल राइट, जिसको आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक लिखा गया है। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से लेकर के 51 तक लिखा गया है। फंडामेंटल राइट्स यानी हर आदमी के इंडिविजुअल राइट्स हैं, चाहे वो समानता हो, आज़ादी हो, बोलने की आज़ादी हो, जीने की आज़ादी हो, और जिसका गार्डियन हम नहीं है, सरकार नहीं है, खुद सुप्रीम कोर्ट है। यानी डिस्क्रिमिनेशन, बराबरी, इंसाफ, जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, ये सारे अधिकार जो हैं फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं, और जिसको नाफिज करने के लिए सरकार को किसी पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उसी तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो 36 से लेकर के 51 तक है, जब हमारे देश में कानून बन रहा था तो कुछ बातें ऐसी थी जो सरकारों के लिए बहुत डिफिकल्ट थी, जिनको नाफिज करने के लिए पैसे की जरूरत थी, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत थी।
उन्होंने क्या किया, उनको फंडामेंटल राइट्स में न डाल करके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ढकेल दिया, एक तरह से उस मुद्दे को टाल दिया। तो जो टाले हुए मुद्दे हैं, जिन पे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में एकमत नहीं हुई थी, उन सारे मुद्दों को, कंट्रोवर्शियल मुद्दों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा गया है। और उसमें जितने आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे तो लिखा गया है कि गवर्नमेंट विल स्ट्राइव टू, गवर्नमेंट विल ट्राई टू, कोशिश करेगी, नाफिज नहीं करेगी। उसमें तो और भी बहुत सारी चीजें हैं कि गवर्नमेंट जो है इनइक्वालिटी को खत्म करेगी। ये गवर्नमेंट तो आने के बाद इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा बढ़ी है। इक्वालिटी इन इनकम, इक्वालिटी इन स्टेटस, इक्वालिटी इन ऑल थिंग्स। उसमें तो यह भी कहा है कि सरकार शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के वेलफेयर के लिए काम करेगी। क्या सरकार कर रही है? उसमें तो यह भी कहा है कि सोशल जस्टिस के लिए सरकार काम करेगी। उसमें से तो यह भी कहा गया है कि सरकार निष्पक्ष न्याय और लीगल एड प्रोवाइड करेगी। क्या गरीबों को लीगल एड दिया जाता है इस देश में? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के किसी भी आर्टिकल को सरकार नाफिज नहीं कर पाती है और न कर पाने की कोशिश करती है, न यूनिफॉर्म वेजेज लेकर के आती है, न इनइक्वालिटी को घटाती है, न सोशल जस्टिस की काम करती है, न न्याय की काम करती है, न फ्री लीगल एड देती है। तो सिर्फ एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्यों लाया गया है? ये लीगल पॉइंट है, ये बाध्य नहीं है सरकारों पे, और जबरदस्ती जबरदस्ती से इसको लाने की कोशिश की जा रही है। अब आते हैं पॉलिटिकल पे। पॉलिटिकल मुद्दा यह है कि ना आपके सामने ड्राफ्ट है, ना आपके सामने मुद्दा है, लेकिन भोपाल के भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश में दो कानून कैसे रहेगा, एक घर में दो कानून से क्या घर चलेगा, और इसके बहाने पार्टियां अल्पसंख्यकों को भड़का रही हैं। ये सारी बातें पूरी तरह से प्रधानमंत्री की गलत है। यूसीसी का ड्राफ्ट नहीं है, पार्टियां सपोर्ट भी नहीं कर रही हैं। पार्टियों का कोई रिएक्शन आया है क्या? तो जब पार्टियों का रिएक्शन ही नहीं है तो प्रधानमंत्री किस तरह से कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को भड़काया जा रहा है? यह पूरी तरह से गलत है। और दूसरी बात कि 70 साल में गरीबी को नहीं हटाया जा सका, कई तरह के बीमारियों को इरेडिकेट नहीं किया जा सका, अल्पसंख्यकों पे हमले हुए जा रहे हैं, इन सारों को नहीं रोका जा रहा है और लाया जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या देश ये एक्सेप्ट करेगा? जब आज तक इन सारी चीजों को पहले करो, डेवलपमेंट को करो। क्या इतने सारे स्टडीज हुए, किसी स्टडीज ने पाया है क्या कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज ए हर्डल इन डेवलपमेंट? कहीं हुआ है क्या? कोई कमेटी, कोई रिसर्च पेपर, अशोक भारती जी आज तक हमको दिखा दीजिए कि उसने इंडिकेट किया हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ हर्डल इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री। अगर ऐसा नहीं है तो प्रधानमंत्री किस मुंह से कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है देश के विकास में बाधक है? ये प्रधानमंत्री की दोनों ही बातें गलत हैं और दोनों ही स्टेटमेंट पॉलिटिकल हैं, और इसलिए है कि वो पॉलिटिकल फायदा लेना चाहते हैं। तीसरी बात यह है सोशल पे आते हैं। यहां पे अशोक भारती जी हैं और बहुत बड़े दलित स्कॉलर्स मजबूत हैं। देश में लगभग 10,000 जातियां हैं, एक दो जाति नहीं है, 10,000। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो ओबीसी में 3,743 3,743 जातियां थी। आज लगभग ओबीसी के लिस्ट में 6,000 से ज्यादा जातियां हैं। दलितों में 200-300 जातियां हैं, आदिवासियों में जातियां हैं। आपने मुसलमानों का मुद्दा उठाया, हमने देखा है कि मुसलमान दलितों में कम से कम 50 जातियां हैं। 36 की लिस्ट तो हमारे पास है।
हमारे में भी आदिवासी हैं, उनमें जातियां हैं, जो अपर कास्ट हैं उनमें जातियां हैं। जब 10,000 जातियों को आज तक खत्म नहीं किया गया, हमारा भारतीय समाज आज तैयार नहीं है, तो किस तरह का यूनिफॉर्मिटी? पहले सोसाइटी को तो तैयार करो। सोशली ये फिजिबल नहीं है। अब आते हैं कल्चरली। भारत के संविधान में क्लियरली कहा गया है कि आपको धार्मिक आजादी है। धार्मिक आजादी का मतलब है आपको अपने मजहब, आपको अपनी जबान, आपको अपना कल्चर, आपको अपना रहन सहन मेंटेन करने की पूरी आजादी है। जब संविधान हमको पूरी आजादी देता है, जब हम संविधान हमको कहता है कि यू कैन मेंटेन योर डिस्टिंक्ट कल्चर, यू कैन मेंटेन योर डिस्टिंक्ट रिलीजन, यू कैन मेंटेन योर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, तो ये सरकार कौन होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाली? क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ये संविधान को तोड़ने की साजिश नहीं है? क्या ये संविधान यूसीसी, क्या ये संविधान पे एक तरह से हमला नहीं है? ये पूरी तरह से संविधान को खत्म करने की और संविधान के महत्व को कम करने की एक साजिश है। अब आते हैं, पॉलिटिकल तो हो गया, लीगल हो गया, कल्चरल हो गया, सोशल हो गया, अब इंटरनेशनल पे आते हैं। यूनाइटेड नेशंस के इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स कमीशंस फॉर रेफ्यूजीज हो, ह्यूमन राइट्स फॉर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब ने एक मत में कहा है, चाहे वो देश के किसी भी देश के जो माइनॉरिटीज हैं, उनको पूरा अधिकार है कि अपना मजहब, अपनी शनाख्त, अपनी आइडेंटिटी, अपनी कल्चर, अपनी लैंग्वेज को मेंटेन करने के लिए पूरी तरह से आजाद है। जब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इस बात को रिकॉग्नाइज करता है कि हमको डिस्टिंक्ट रिलीजन, डिस्टिंक्ट कल्चर, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज हमको मेंटेन करने की आजादी है, तो ये सरकार यूनिफॉर्मिटी किस वजह से लाना चाहती है? और ऐसी सरकार जिसको कोई मोरल अथॉरिटी नहीं है इस चीज को लाने की। आज मणिपुर में 50 से ज्यादा लोगों का कत्लेआम हो गया, प्रॉपर्टी के नुकसान हुए, इंटरनली वहां पे हजारों हजार लोग डिस्प्लेस्ड हैं, और इस गंभीर स्थिति पे प्रधानमंत्री के मुंह से एक जबान नहीं खुलती है। हमारी बहनें जिन्होंने मेडल लेकर के आया और देश का नाम रोशन किया इंटरनेशनल लेवल पे, उनके इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की गई। उनके एक एमपी ने उस मुद्दे पे प्रधानमंत्री ने आज तक एक बात नहीं बोली, उसको अरेस्ट नहीं किया गया, उसको पार्लियामेंट से हटाया नहीं गया, उसको पार्टी से हटाया नहीं गया। इस तरह के मोरालिटी के लोगों के द्वारा लाया गया कानून को हम लोग बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आपकी नीयत साफ है और यूसीसी को लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारी जो बहनें दिल्ली में बैठी हुई थी, जो मेडल लाने वाली बहनें, उनको सबसे पहले इंसाफ दो। बृजभूषण को सबसे पहले पार्टी से निकालो, शैक करो, उसको अरेस्ट करो, उसको जेल में डालो, तब हम कहेंगे कि तुम्हारी नीयत साफ है। तुम्हारी नीयत तो में तो खोट है, तुम्हारी नीयत तो बिल्कुल साफ नहीं है। तुम सबसे पहले जाकर के मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करो। तुम सबसे पहले जाकर के मॉब लिंचिंग में हमारे जो दलित, मुसलमान, आदिवासी और हमारे क्रिश्चियन भाई जो मरते हैं, सबसे पहले उनको तुम रोको, तब जाकर के हम मानेंगे कि तुम्हारी नीयत में खोट नहीं है, तुम्हारी नीयत साफ है। लेकिन खोट नीयत वालों के द्वारा लाए हुए कानून को हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप यूनिफॉर्मिटी ही लाना चाहते हैं, तो आज मुस्लिम समाज 14.2% है, नौकरियों में कितना है? 4%। उसको बढ़ा के 14 करो, यूनिफॉर्मिटी लाओ। आईबी और रॉ में हमको पूरी तरह से बैन करके रखा गया है, वहां पे मुसलमानों को रिक्रूट करो, यूनिफॉर्मिटी लाओ। हमारे 77 एमपीज होने चाहिए, आज हमारे सिर्फ 25 एमपीज हैं पार्लियामेंट में, हमारे 77 एमपीज दो, यूनिफॉर्मिटी लाओ। हमारे महाराष्ट्र में हमारे 30 से 32 एमएलए चाहिए, हमारे सिर्फ 10 एमएलए हैं।
हमारे 32-35 एमएलए यहाँ पे तुम चुन करके लेकर के आओ, यूनिफॉर्मिटी लाओ, फिर हम तुम्हारी यूनिफॉर्मिटी को एक्सेप्ट करेंगे। तुम हमको जीने का अधिकार दो, तुम हमको डेली बेसिस पे हमको जलील मत करो, हमको नीचा दिखाने की कोशिश मत करो, और हमको पूरी तरह से डिग्निटी दो, हमको यूनिफॉर्मिटी लेकर के आओ, तब हम तुम्हारे द्वारा लाए हुए कानून को एक्सेप्ट करेंगे, और नहीं तो उसको हम पूरी तरह से रिजेक्ट करेंगे। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? ऐसा समाज जो एक पूरी तरह से तैयार हो एक कानून को एक्सेप्ट करने के लिए। आज देश की प्राथमिकता क्या है? आज देश की प्राथमिकता है कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बने। आज देश की प्राथमिकता क्या है कि दो दलितों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उनके जो कानून है उनको प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। आज देश की प्राथमिकता क्या है कि जो हमारे किसान जो खुदकुशी कर रहे हैं उनके खुदकुशी के खिलाफ कानून बने। आज देश की प्राथमिकता यह है कि जो देश के जो संपत्ति लूटकर लुटेरे भाग रहे हैं देश के बाहर उनको पकड़ा जाए। यूसीसी कभी भी इस देश की प्राथमिकता न पहले थी, न आज है और न बाद में रहेगी। अगर सरकार को इतना ही ज्यादा चिंता यूनिफॉर्मिटी लाने की, तो सबसे पहले समाज को तैयार करे, उनसे बात करे। खालिदा परवीन मैडम ने कहा था कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पहले चर्चा तो करो। ट्रिपल तलाक कानून लाया गया, हमारी औरतों से चर्चा नहीं किया गया, हमारे यूथ से चर्चा नहीं किया गया, हमारे दानिश्वरों से चर्चा नहीं किया गया, और ट्रिपल तलाक कानून को लाया गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अगर तुमको यूनिफॉर्मिटी ही लाना था तो ट्रिपल तलाक क्यों लेकर के आए? हां, अगर मैं बोलना चाहता हूं कि अगर तुमको यूसीसी ही लाना है तो सबसे पहले एचयूएफ को खत्म कर दो। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो तुम उनको रिबेट देते हो और उनको फायदा देते हो उनको खत्म करो। सारे जगह यूनिफॉर्मिटी लेकर के आओ, तब जाकर के तुम यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करो। ये कंट्री ऑलरेडी यूनिफॉर्म है। क्रिमिनल्स मैटर में जो मेजॉरिटी ऑफ इश्यूज को डील करता है वहां पे सबके लिए एक कानून है, लेकिन सिविल मैटर्स में खास करके मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, इसमें तो कम से कम जिनको जो डिस्टिंक्ट रिलीजन और कल्चर है उसको मेंटेन करने की आजादी दो। या अगर तुमको यूनिफॉर्मिटी ही लाना है तो जो स्टेक होल्डर्स हैं जैसे मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, दलित, ईसाई, ये इकट्ठा होकर के ये डिमांड करें कि हमको यूनिफॉर्मिटी चाहिए, तब तुम यूनिफॉर्मिटी लेकर के आओ। हाँ, यह इन लोगों ने मिल करके पूरी देश की जनता बैठ करके और एक फोरम पे एक यूनिफॉर्मिटी वाला कानून बनाए और तुम उसको एक्सेप्ट करके और देश पे लाओ, तब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन चोर दरवाजे से मेजॉरिटोरियन मेंटालिटी को अगर मुसलमानों पे थोपने की कोशिश की गई तो उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और भारती साहब, ये मेजॉरिटोरियन मेंटालिटी नहीं है, दिस इज अपर कास्ट हिंदू मेंटालिटी। ये अपर कास्ट हिंदू मेंटालिटी को सरकार हमारे ऊपर थोपने की कोशिश कर रही है और उस चीज को हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इसके लिए चाहे कितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे जंतर मंतर पे हमारी लड़ाई हो या कहीं भी और लड़ाई हो, देश के संविधान को लेकर के, लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर में और संविधान के दायरे के अंदर में रह करके हम लोग इस चीज को अपोज करेंगे। और कभी भी अपर कास्ट हिंदू मेंटालिटी को, जो माइनॉरिटीज हैं, उन पे लागू करने की हम लोग कभी भी हरगिज इजाजत नहीं देंगे। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि यह सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। मौलाना सज्जाद नुमानी ने 2-2.5 मिनट के वीडियो में कहा है कि यह सबके खिलाफ है। ये अपर कास्ट हिंदू मेंटालिटी को ला करके सारे लोगों के जो तहजीब व तमद्दुन और उनके जो सकाफत यानी उनके जो आइडेंटिटी है उसको खत्म करने की बात की जा रही है। अगर ये सिखों के खिलाफ नहीं है तो भगवंत मान ने क्यों इसको अपोज किया? शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इसको क्यों अपोज कर रहा है? अकाली दल ने इसका विरोध किया है। अगर ये क्रिश्चियंस के खिलाफ नहीं है तो हमारे साथ थॉमस डाबरे और इतने सारे भाई क्रिश्चियन कम्युनिटी के लीडर्स क्यों बैठे हुए हैं? अगर ये दलितों के खिलाफ नहीं है तो हमारे साथ दलित हमारे जो स्कॉलर है क्यों बैठे हुए हैं? ये आदिवासियों के खिलाफ है और
ये मुसलमानों से ज्यादा ये आदिवासियों के कल्चर को खत्म कर देगा, उनको बर्बाद कर देगा, ये दलितों को बर्बाद कर देगा, ये सिखों को बर्बाद कर देगा, ये ईसाइयों के मजहब में हस्तक्षेप करेगा, आपको इंटरफेयर करेगा, आपको हिंदुआइज करने की कोशिश करेगा। ये हिंदूकरण की एक साजिश है, ये यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ये हिंदूकरण करने, समाज को हिंदूकरण करने की, समाज को हिंदू बनाने की एक साजिश है। और ये सिर्फ समाज को नहीं, अगर ये रहता कि पूरी हिंदू मेंटालिटी को माइनॉरिटी मेंटालिटी पे थोपा जा रहा है तो थोड़ी देर के लिए हम इस पे विचार करते, लेकिन ये नहीं, ये चंद अपर कास्ट हिंदू मेंटालिटी को पूरे देश पे थोपना और पूरे देश को बर्बाद करना और देश को बर्बाद करके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद करने की ये साजिश है। और इस थ्रेट को देश के सिर्फ माइनॉरिटीज ही नहीं, देश के सारे जो अक्लमंद लोग हैं, जो सेकुलर लोग हैं, जो देश से प्यार करते हैं, उनको इस थ्रेट को समझना चाहिए और उनको साथ आना चाहिए और हमारी लड़ाई में साथ देनी चाहिए उनको। और इस बात के लिए जो एनसीएम के जो लोग हैं यहाँ पे, जिन्होंने ये मेहनत की है, उनकी मैं तायीद करता हूँ और उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये सरकार, आप कितना भी सिग्नेचर कैंपेन चला लें, चाहे कितने भी अपनी प्रतिक्रिया भेज दें, अगर उनको पॉलिटिकल फायदा है तो वो लेकर के ही आएंगे। ये बात भी आप नोट करके रख लीजिए, लाने दीजिए। जब ड्राफ्ट आएगा तो ड्राफ्ट को हम लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे और फिर इसी तरह से मिलेंगे और इस चीज को हम कतई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।